इसमें आपको मानवा का एंडिंग देखने को मिलेगा, जरूर देखना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। शहर के ऊपर खड़ा वो नौजवान पूरी दुनिया से नफरत करता था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। उसने अचानक अपनी नजर घुमा ली। उसे पैदा होते ही छोड़ दिया गया था, जानवर की तरह ट्रीट किया गया, हर मौके पर पीटा गया। इस दुनिया से प्यार करने की कोई वजह ही नहीं थी। सब लोग उसकी तरफ देखकर हंसते थे। लड़के ने मुंह बना लिया, लोगों पर कभी भरोसा नहीं करता था। उसके सामने खड़े आदमी गुस्से में थे। प्रोटैगनिस्ट ने मुंह खोला और दहाड़ा। उसने एक दुश्मन के सर पर वार किया। नौजवान घूम गया और दूसरे को पीटने लगा। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी हुड पहनी। वो हमेशा अकेला रहा था, तो अकेला ही चला गया। सब कुछ बदल गया जनवरी 1 2020 को। डंजियंस और उनसे निकलने वाले मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया में फैल गए। शहरों में तबाही मच गई और बहुत लोग मारे गए। डंजियंस के साथ साथ डिवाइन बीइंग्स भी अपीयर होने लगे, जिन्होंने कुछ खास लोगों को स्पेशल पावर्स दिए। इन एबिलिटीज को यूज करने वाले लोग डंजियंस डिस्ट्रॉय कर सकते थे और प्लेयर्स बन सकते थे। लोग किसी प्लेयर को मॉन्स्टर हराते देखकर यकीन करने लगे कि एक दिन ये दुनिया बचा लेंगे। प्लेयर्स खुद केओस का फायदा उठाकर पैसों के पहाड़ खड़े करने लगे। प्रोटैगनिस्ट के लिए सब लोग अजनबी थे, जब तक उसने भीड़ में एक ब्लॉन्ड आदमी को नहीं देखा। सुजोंग चमकते हुए आर्मोर में भीड़ के बीच खड़ा था। वो वॉरियर पहले 7 प्लेयर्स में से एक था, जिसे पावर मिली थी और सेक्रेड लाइट का वारिस था। सुजोंग बेस्वार्थ होकर कमजोरों की मदद करता था, मॉन्स्टर्स को मारकर। दुनिया बचाने की खातिर वो डीमन पर भी टूट पड़ सकता था। नौजवान की नजर अचानक घूम गई। लड़के ने डीमन को मार दिया था। ब्लॉन्ड आदमी ने मुंह बनाया डीमन की लाश को देखकर। मॉन्स्टर के जख्मों से खून बह रहा था। सुजोंग ने घूमकर ऐलान किया कि वो गेम के आखिरी बॉस को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। प्रोटैगनिस्ट पास में खड़ा हैरान था। लड़के ने होंठ हिलाए और कहा कि वो इस दुनिया को बचाएगा। नौजवान ने मुंह बनाया, शॉक था। प्रोटैगनिस्ट के अंधेरे में मैसाया गिल्ड का क्रेस्ट अपीयर हुआ। उसे यकीन था कि बहादुर लोग जो इस दुनिया को बचाना चाहते थे, सिगवान के इर्द गिर्द एक एक करके जमा हो रहे थे। प्रोटैगनिस्ट लड़ता रहा, मॉन्स्टर्स काटता रहा। लड़की ने एरोस चलाए। एक एरो ओगर के सर में जा लगा। वॉरियर्स ने प्रोटैगनिस्ट के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ाई की। पहली बार लड़के को ऐसे लोग मिले जिन पर वो भरोसा कर सकता था। वो उनके पास चैन से खड़ा था। लोग हंस रहे थे, जबकि उनका लीडर मुंह बनाए था। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया। आदमी ने हंसते हुए बेयर का मग उठाया। ब्लॉन्ड आया और उन सबको डांटने लगा। गिल्ड मेंबर्स आग के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। लड़का मुस्कुराया, सोचा कि वो दुनिया बदल सकता है। अब उन विशाल गेट्स के सामने खड़े होकर उसने कहा कि अब बस आखिरी लड़ाई बाकी है। सिगवान ने होंठ हिलाए। लड़के के पीछे रुककर उसने कहा कि शायद वो आखिरी हो। प्रोटैगनिस्ट अचानक घूम गया। ब्लॉन्ड आदमी ने अपनी तलवार निकाली। डब्ल्यू जून की शक्ल दर्द से बिगड़ गई। उसने गुस्से में दांत पीसे जब सिगवान ने कहा कि अगर वो नहीं होता तो वो ये मुकाम हासिल नहीं कर पाते। लड़का घुटनों पर गिर गया। उस पर कर्ज डाला गया था। प्रोटैगनिस्ट ने आंखें सिकोड़ी। जमीन पर हाथ टेककर उसने पूछा कि क्या उसने सच में ये सब प्लान किया था। मुश्किल से सर उठाकर उसने पूछा कि उसने ये क्यों किया। लड़की आई और पूछा कि क्या उसे अभी भी समझ नहीं आया। रोशनी में कदम रखते हुए उसने कहा कि जब गेम खत्म होगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। पैसा, ताकत, आइटम्स, डंजियंस और मॉन्स्टर्स। सुजू के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा कि उन्हें ऑनर करने की वजह और बहाना भी गायब हो जाएगा। शिनी लड़के की तरफ झुकी। उसके कान के पास आकर उसने कहा कि वो इस दुनिया पर कब्जा भी नहीं कर सकते। लड़के की आंखें शौक से फट गई। वो अनजाने में ऊपर देखने लगा। उसने खुद को उस अंधेरे में वापस पाया जहां लोग उस पर हंस रहे थे। डब्ल्यू जून का चेहरा गुस्से से बिगड़ा और वो दहाड़ा। उसने खून की उल्टी की। जहर से भरा हुआ था। खून जमीन पर गिरा और धुआं उठने लगा। शिन ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा कि कर्ज ने बस उसे जहर दिया था, जो काफी कूल था। वो हंसी और बोली कि बाकी लोगों के लिए तो साधारण जहर ही काफी था मारने के लिए। वी ने गहरा मुंह बनाया। वो अपने साथियों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका जिस्म कांपने लगा। मुट्ठी भींचते हुए उसने कहा कि उसने उन पर भरोसा किया था, दुनिया बचाना चाहता था। दहाड़ते हुए उसने कहा कि जब वो रास्ते में आया तो उन्होंने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया।
हाथ उठाते हुए लड़की ने कहा कि वो सही कह रहा था, क्योंकि उसने खुद ड्रैगन स्लेयर जॉन और बाकी लोगों को रास्ते से हटाया था। घूमते हुए शिन ने कहा कि उनका हक बनता है इस दुनिया पर राज करने का। सिगवान ने मुंह बनाया जब वीन ने उसे पुकारा। आंखें बंद करके लड़के ने चिल्लाया। सिगवान से कहा कि अपने गंदे मुंह से अपनी करतूतों को जस्टिफाई करके दिखाएं। वो जोड़ा चुपचाप चला गया, वुजेने को इग्नोर करते हुए जो होंठ हिला रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने गाली दी। उसका जिस्म आगे की तरफ गिरने लगा। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिर गया। अंधेरी टनल में रोशनी दिखी। टनल से एक ट्रक निकला। प्रोटैगनिस्ट ने झटके से सर उठाया। उसकी आंखें शौक से फट गई। उसने खुद को महसूस करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसे सच में छुरा घूम पा गया था और वो मर गया था। अपने हाथों को देखकर वो जम गया। उसने सामने बैठे आदमी को देखा। उसके पास सोल्जर्स बैठे थे, कुछ बुदबुदा रहे थे। ट्रक हाईवे पर आ गया। ड्राइवर का मुंह शौक से खुल गया। उसने गैस पैडल पर पैर मारा। ट्रक घुमा और मुश्किल से रुका। आदमी की आंखें हॉरर से फट गई। सड़क पर सीधे विशाल ओगर्स खड़े थे। उसने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा कि आगे ऑक्स की भीड़ है। हथियारों वाले सोल्जर्स ट्रक से कूद गए। ओआरसी ने सर घुमाया। मॉन्स्टर्स लोगों पर टूट पड़े। आदमी पूरे जिस्म से कांपते हुए बोला कि तैयार हो जाओ। सोल्जर्स सतर्क हो गए और मुंह बना लिया। एक आदमी ने मुंह खोलकर सबको बताया कि एमो कम है, इसलिए ट्रिगर तभी दबाना जब पक्का निशाना हो। सोल्जर्स गोलियों की आवाज सुनकर घूम गए। ओआरसी का जिस्म जमीन पर गिरा। यूजीन मशीन गन थामे मुंह बनाए खड़ा था। ऑक्स दहाड़ते हुए उसकी तरफ दौड़े। नौजवान ने फायर खोल दिया। बुलेट्स मॉन्स्टर्स के माथों को चीर गई। शेल केसिंग्स नौजवान के पैरों पर गिरते रहे। एक मॉन्स्टर ने अपना क्लब घुमाया। प्रोटैगनिस्ट ने पीछे छलांग मारी, वार से बचते हुए। यूजीन ने मॉन्स्टर पर बैरल तान दी। थोड़ी देर बाद उसने दुश्मन पर फायर किया। यूगन जमीन पर उतरा। उसने चारों तरफ देखना शुरू किया। ओआरसी पसीने में डूब गया और हॉरर से मुंह खोल दिया। एक पल बाद उसकी लाश जमीन पर गिर गई। यूजीन के पीछे खड़े सोल्जर्स शॉक में थे। कुछ ने एक दूसरे को देखा। यकीन नहीं हो रहा था कि अकेले ये सब मुमकिन है। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ देखा। चुपचाप मुंह बनाते हुए उसने खुद से कहा कि ये सपना होने के लिए बहुत रील था। कमांडर नौजवान की तरफ बढ़ने लगा। जब नौजवान उसकी तरफ चलने लगा तो आदमी ने उसे आवाज देने की कोशिश की। नौजवान पर उंगली उठाते हुए उसने पूछा कि क्या वो इतना बेवकूफ है, इतना लापरवाह कि सबको अपने साथ मरवाना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट सर झुकाए बूढ़े आदमी के पास आया। वो बस उसके पास से गुजर गया। समझ गया था कि वो वापस पास्ट में आ गया है। नौजवान की पीठ देखते हुए कमांडर ने कहा कि जब कोई बात करे तो जवाब दिया करो। भीड़ नौजवान को आते देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। नौजवान एक तरफ बैठ गया, सर थामे। डब्ल्यू जून का चेहरा गुस्से से बिगड़ा जब उसे सिगविन और शिन्ही याद आए। उसका कान फड़का। वो खुद अनजाने में पसीने में डूब गया और शौक से जम गया। एक तेज रोशनी ने उसकी आंखें रोशन की जब सिस्टम ने अनाउंस किया कि वो प्लेयर बन गया है। उसके सामने 3 पैनल्स अपीयर हुए। प्रोटैगनिस्ट ने मुंह बनाया, नोट किया कि पहले से अलग अब उसके पास 3 चॉइसेस थी। उसने स्कल आइकन को ध्यान से देखा। ये डार्क वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव बनने का मौका दे रहा था। इन रिप्रेजेंटेटिव्स की रोल्स उन्हें वूडू डॉल्स जैसे अलग अलग तरह के कर्सेस कंट्रोल करने देती थी, या वो मरे हुए मॉन्स्टर्स को मटेरियल की तरह यूज करके डार्क आर्मी बना सकते थे। दूसरी रोल्स के उलट इस रोल ने चीटिंग एबिलिटीज दी थी, क्योंकि एक अकेला प्लेयर किसी सुप्रीम बीइंग की सारी स्किल्स मास्टर कर सकता था। जॉन, जो इमॉर्टल्स का राजा कहलाता था, सबसे ताकतवर प्लेयर था, जिसे डार्क वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव की मेहरबानी और सारी एबिलिटीज मिली थी। स्कल से खिलौनों की तरह खेलता था। अगर सिगवान एक हीरो था तो जॉन हमेशा उसका उल्टा था, एक मॉन्स्टर। लड़का आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और कहा कि इस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए उसने खुद इसके ऑरा को एनालाइज और रिसर्च किया। नौजवान ने स्क्रीन टैप की। विन चौड़ी मुस्कान के साथ बोला कि अब वो खुद वो मॉन्स्टर बनेगा। अब वो अंधेरा बन गया था जो सिगवान की तरफ लाजमी तौर पर बढ़ रहा था। गिल्ड्स प्लेयर्स एसोसिएशंस की कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है। हर गिल्ड का एक फ्लैग और एक क्रेस्ट होता है। फीनिक्स की सभी गिल्ड्स में किसी भी तरीके से पैसा और ताकत हासिल की जा सकती थी। इसी वजह से ये कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी गिल्ड बन गई। फीनिक्स गिल्ड के करप्शन के सामने मेसाया गिल्ड और भी आइडियल लगती थी।
और उनका क्रेस्ट पवित्रता से चमकता था। इवेंट्स हमें फीनिक्स गिल्ड हेडक्वार्टर्स पर ले जाते हैं। कागजात बढ़ाते हुए आदमी ने कहा कि यही फीनिक्स गिल्ड ज्वाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट है। मेज पर बैठते हुए उसने समझाया कि हर डंजन क्लियर पर अतिरिक्त खर्चे आते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया, चुपचाप खुद से कहा कि ये आइटम खरीदने के लिए काफी नहीं है। ऊपर देखते हुए उसने पूछा कि वो प्लेयर की हैसियत कैसे साबित करे, क्योंकि स्टेटस विंडो सिर्फ प्लेयर को ही दिखता है और दूसरों के लिए उसे देखने का कोई तरीका नहीं है। आदमी हंसा। उसने मेज पर कुछ कागज रखे और समझाया कि ये डार्क वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स के यूनिक स्किल पेजेस हैं, उसे एक चुनकर फाड़ देना चाहिए। आदमी ने हाथ उठाया और कागजों की तरफ इशारा किया। उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा कि अगर वो प्लेयर है तो सब कुछ अपनी आंखों से देख सकता है। यूगन ने हैरानी से कागजों को देखा। उनमें हेमेटॉक्सिन स्किल का एक पेज था। लड़के की आंखें हैरानी से फट गई। उसने सोचा नहीं था कि वो इसे यहां हासिल कर पाएगा। ये स्किल खून को एक ताकतवर जहर में बदल देती थी, जिसका मुकाबला करना बेहद मुश्किल था। स्किल खुद तो सिंपल थी, लेकिन ब्लड गोलेम के साथ मिलाने पर इसका असर कई गुना बढ़ जाता था, यहां तक कि पत्थर के क्रीचर्स को भी जहर दे सकती थी। नौजवान ने कागज उठाया। उसने उसे फाड़ते हुए ऐलान किया कि उसने यही स्किल पेज चुना। एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। जंगल में लड़की ने बुजुर्ग से पूछा था कि उसे ट्रैकर क्यों चुना गया। उसने अपनी उंगली होठों पर रखते हुए पूछा कि क्या वो सच में इस रोल के लिए सही है। आदमी झुका और फुसफुसाया कि पूरी गिल्ड में इस बंदे की पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा कुत्ते जैसी है। आगे चल रहे यू को देखने से बचते हुए उसने कहा कि अगर वो थोड़ी देर और उसके साथ रहे तो खुद समझ जाएगी कि उसकी पर्सनैलिटी कितनी बुरी है। आदमी चौंक गया जब प्रोटैगनिस्ट ने चिल्लाते हुए दुश्मन के आने की चेतावनी दी। नकाबपोश असैसिन सतर्क हो गया। लड़की ने मुंह बनाया, सीरियस हो गई, फिर चौड़ी मुस्कान दे दी। नौजवान ने अपनी तलवार म्यान से खींची। प्रोटैगनिस्ट ने अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने सर झुकाते हुए कहा कि वो एक बार मर चुका था और दोबारा जन्म ले चुका था, लेकिन अभी भी उसे अपनी पिछली जिंदगी के सपने आते हैं। इवेंट्स हमें गुयान स्पोर्ट्स पार्क पर ले जाते हैं। आदमी ने हाथ हिलाते हुए अपने पार्टनर्स को बुलाया। लड़की ने हल्का सा सर झुकाते हुए कहा कि आज उनका पहला हंट था, क्या उन पर बस यकीन कर ले। जुनिप ने आह भरी और हाथ फैलाते हुए कहा कि उसका ये चौथा एक्सपेडिशन था, बस उस पर यकीन करें और फॉलो करें। हाथ उठाते हुए उसने पूछा कि उनके ग्रुप का आखिरी बंदा कब आएगा। एक आवाज सुनकर सभी अचानक घूम गए। एक पुरानी गाड़ी पार्किंग लॉट में आई। ब्लॉन्ड आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा कि बंदे ने कहा था पहली बार है, लेकिन बहुत स्लो है। इस न्यूबी को ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट गाड़ी से उतरा। लड़की ने उसे गर्म नजरों से देखते हुए कहा कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने उसे साथ लिया। मुस्कुराते हुए एक ने कहा कि उसकी शक्ल देखकर लगता है उसे गिल्ड इक्विपमेंट भी नहीं मिला। ब्लॉन्ड आदमी आते हुए बंदे को देखते हुए बोला कि उसने पहले ऑपरेशन में सर्वाइवल पर फोकस करने का फैसला किया है। भीड़ मुंह फेरकर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। जुनब आगे चलते हुए बोला कि वो बस प्रेटेंड करें कि एक मेंबर कम है, खासकर जब से उसने नया हथियार हासिल किया है। वुजेने ने ग्रुप को जाते देखा। उसकी हुड हिली। स्क्रीन देखते हुए इंस्ट्रक्टर ने कहा कि जो बातें उसने नहीं बताई वो मैटर नहीं करती। सबसे जरूरी था कि वो अपना गोल और उसे हासिल करने की कंडीशंस याद रखें। पसीना पोंछते हुए वर्कर ने कहा कि अगर कोई सवाल है या कोई कैंसिल करना चाहता है तो अभी बोले। मेज पर बैठे लोगों को देखते हुए उसने कहा कि अगर नहीं है तो अपनी इन्वेंट्री फिर से चेक कर लें। आदमी ने इन्वेंट्री पैनल खोला। जुनॉप्स मुस्कुराया और उसका कंधा पकड़ लिया। लड़की इधर ब्लॉन्ड आदमी के साथ मजे कर रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने मेज थपथपाई। महसूस किया कि यहां वो किसी को नहीं जानता। वो चुपचाप हंसा, खुद से कहा कि उसे इनकी चिंता नहीं करनी होगी। जल्द ही ग्रुप डंजन के पोर्टल के सामने था। जुनोप ने पोर्टल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अंदर जाने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान होंगे। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी हुड उतारी। लड़की पोर्टल में घुस गई। प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा। जल्द ही चारों डंजन में पहुंच गए। लड़की ने हैरानी से मुंह ढक लिया। उसके चारों तरफ एक विशाल जंगल था। आर्चर ने चारों तरफ देखते हुए कहा कि लग रहा है जैसे किसी गेम में हो। जुनप ने कंधे पर तलवार रखते हुए ऐलान किया कि ये रील है। वुजेने चला गया जबकि आदमी कमांड्स दे रहा था। नौजवान ने पेड़ पर निशान देखे। क्लॉ मार्क्स देखकर उसे एहसास हुआ कि यहां काफी गॉब्लिन्स हैं। जुनप मुस्कुराया और प्रोटैगनिस्ट के पास आया।
हाथ उठाते हुए उसने लड़के से कहा कि वो आसपास एक्सप्लोर करे, जबकि वो कैंप लगाते हैं। लड़के ने मुंह बनाते हुए हाँ कर दी। आर्चर ने वुजेने को जाते देखते हुए कहा कि वो बहुत आसानी से मान गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि लड़के को एहसास ही नहीं कि ये खतरनाक है। जुनप ने फिर से कंधे पर तलवार रखते हुए कहा कि उन्हें हंट की तैयारी करनी है। अब सारे आइटम्स उनके होंगे। लड़के ने थोड़ी रगड़ी, समझ गया कि वो उसे बेट की तरह यूज करने का प्लान कर रहे हैं। वो हंसा। इवेंट्स हमें गिल्ड हेडक्वार्टर्स पर ले जाते हैं। शिन्ही ने होंठ हिलाए। मेज से उठते हुए उसने कहा कि वो अब उन्हें इस मिशन के नए मेंबर से मिलवाएगी। होठों पर निशान वाले आदमी ने हैरान होकर देखा। हॉल का दरवाजा खुला और थोड़ी रोशनी आई। ज्यू ने दांत पीसते हुए मन में कहा कि एक घमंडी कमीना उनसे मिलने आया है। मेज के पास आते हुए गेस्ट ने अपना परिचय दिया। ज्यू के पास खड़े आईची ने कहा कि यहां तो कितने जाने पहचाने चेहरे हैं। आदमी हंसा और सूजू से बोला कि उसकी बड़ी एम्बिशंस है। ब्लॉन्ड मुस्कुराया और बोला कि उससे मिलकर अच्छा लगा। मेज पर बैठे लोगों को देखते हुए आची ने पूछा कि उसे क्या करना है। ज्यू ने मेज पर मुक्का मारा। वो अचानक उठ खड़ा हुआ और पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई लीडर से इस तरह बात करने की। आदमी ने आंखें सिकोड़ी। हैदरो और कैन एक तरफ बैठे चुप रहे। ज्यू गुस्से में दांत पीस रहा था। तभी इची ने ऐलान किया कि वो पागल है। अपने फैन से उसकी बाह मारते हुए उसने पूछा कि क्या उसका लहजा परेशान कर रहा है या पिछली बार की वजह से है। मुंह बनाते हुए उसने पूछा कि क्या अभी भी बुरा लग रहा है। जून एक तरफ बैठा इस बेवकूफ की हरकतों से इरिटेट हो रहा था। एक तेज चिल्लाहट ने आदमियों के सर घुमा दिए। सियंग ने मुंह बनाया। ज्यू ये देखकर डर से चौंक गया। वो चुपचाप वापस बैठ गया। खुद से कहा कि अगर पिछली बार वो नहीं होता तो ये सब नहीं होता। उसकी आंख चमकी जब उसने चुपचाप खुद से वादा किया कि आइची की पिटाई करेगा। शिन्ही ने होंठ हिलाए और कहा कि उन्हें ग्रीटिंग्स खत्म करनी चाहिए। हाथ में रिमोट कंट्रोल दबाते हुए उसने पूछा कि पहले से ऑर्डर किया हुआ काम होने में कितना वक्त और लगेगा। एआई ने अपना फैन बंद किया। सामने खड़े जोड़े को देखते हुए उसने कहा कि अगर बस मटेरियल की लोकेशन ढूंढनी है तो उसे 3 दिन चाहिए। सेजिंग ने उंगलियां मिलाई और सोचा, इवेंट्स हमें जंगल पर ले जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने पेड़ पर निशान छुए। एक डाल पर बैठते हुए उसने कहा कि इसके बारे में जो अफवाहें थी वो शायद सच थी। नौजवान मुस्कुराया। पेड़ को छूते हुए उसने कहा कि अब ये मजेदार भी नहीं लग रहा। पुराने वक्त में उसके पास खड़े आची ने कहा था कि हर निशान इंफॉर्मेशन लेकर चलता है और ये डंजन में सर्वाइव करने में मदद करेगा। नौजवान ने घूमकर पूछा कि क्या ज्यादा ताकतवर बनना काफी नहीं। आदमी ने बाहें बांधते हुए कहा कि चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, उसमें हमेशा एक कमजोरी होगी। नौजवान ने चुपचाप मुंह बनाते हुए कहा कि उसने सोचा था उसकी बातें उसके लिए सबक बनेंगी, लेकिन वो मैसाया का मेंबर निकला। उसने न सिर्फ मारा बल्कि उनका वफादार कुत्ता भी बन गया। प्रोटैगनिस्ट डाल से कूदा। उसने चुपचाप मुंह बनाते हुए कहा कि अब ये नॉलेज उसकी पीठ में छुरा बन जाएगी। एक प्रोजेक्टाइल नौजवान की तरफ आया। यूजीन ने आसानी से डॉज कर लिया। गॉब्लिन्स का एक ग्रुप नौजवान के पास आया। उसने सिस्टम पैनल खोला। उसने अपना डैगर निकाला। उसने ब्लेड अपनी हथेली पर रखी। उसने हथेली काटते हुए कहा कि कुछ समय पहले तक वो मल्टी स्टोरी डंजन्स में गॉब्लिन से छुपता था, लेकिन अब ये बस उसके हेमेटॉक्सिन के टारगेट्स हैं। गॉब्लिन्स यूगन पर टूट पड़े। मॉन्स्टर चिल्लाया, अपना हथियार घुमाते हुए। प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे चला गया। डैगर मॉन्स्टर के हाथ में घुस गया। नौजवान ने डैगर दुश्मन के जिस्म से खींचा। मॉन्स्टर के मुंह से लार बहने लगी। नौजवान ने गॉब्लिन का वार आसानी से डॉज कर लिया। नौजवान ने मन में मुंह बनाते हुए खुद से कहा कि जहर दिया गया था, लेकिन फिर भी हिल रहा है। लगता है जहर इतना ताकतवर नहीं था। मॉन्स्टर ऊपर उछला। यूगन ने पीछे छलांग मारी, वार से बचते हुए। नौजवान ने डैगर हाथ में घुमाया। थोड़ी देर बाद ब्लेड गॉब्लिन के सर में घुस गया। लाश जमीन पर गिर गई। यूगन ने चुपचाप मुस्कुराते हुए खुद से कहा कि गॉब्लिन की स्ट्रैटेजी प्रेडिक्ट करना आसान था, तो इन क्रीचर्स को हैंडल करना आसान होगा। सामने भीड़ को देखते हुए उसने कहा कि देर करने से ये इकट्ठे होते रहेंगे। नौजवान ने एक विप बुलाई। उसने उसे घुमाया, गॉब्लिन किंग्स विप एक्टिवेट करते हुए। मॉन्स्टर्स पूरे जिस्म से कांप गए। प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने पहले से तैयार किया था। ग्रुप जंगल से गुजरा, कुछ पेड़ों के बीच से तेजी से गुजरा। लड़की अचानक घूमी, हैरान थी। उसकी आंखें शौक से फट गई। मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप सीधे उनकी तरफ दौड़ा आ रहा था। ग्रुप के एक मेंबर की आंख फड़की।
एक गॉब्लिन सीधे मेज के सामने अपीयर हुआ। खून उसके चेहरे पर छिटका। उसने एक आंख खोली। खून जमीन पर फैलने लगा। उसके सामने अपीयर हुए जुनप ने कहा कि उसे साधारण गॉब्लिन से डरने की जरूरत नहीं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। नाइट हंसा। ब्लॉन्ड ने मुट्ठी भींचते हुए भी मुस्कुराया। आदमी ने नर्वसली चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा हुआ। उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड तैयार रखी। गॉब्लिन्स का एक ग्रुप उसके सामने जम गया। जून ने मुंह बनाया। उसकी तलवार मॉन्स्टर के जिस्म में फंस गई थी। निकाल नहीं पा रहा था। आदमी ने मुंह बनाया। एक गॉब्लिन ने उसके सर पर वार किया। प्लेयर जमीन पर गिर गया। उसके पार्टी मेंबर्स डर गए। जुनब को गिरते देखकर आदमी का पूरा जिस्म गुस्से से कांप उठा। वो उठने लगा, मदद के लिए पुकारते हुए। लड़की कांपने लगी। वॉरियर ने अपना हथियार हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसने आंखें बंद की और चिल्लाया। थोड़ी देर बाद लड़के चिल्लाते हुए आगे दौड़े। जंगल में चीखें गूंज उठीं। एक गॉब्लिन के सीने पर वार हुआ। वो जमीन पर गिर गया। मॉन्स्टर डर से कांपा। यूजीन ने मुस्कुराते हुए उसे घूरा। गॉब्लिन मुड़कर भाग गया। लड़के की विप उसके पीछे दौड़ी। विप गॉब्लिन की गर्दन में लिपट गई। थोड़ी देर बाद उसने गर्दन दबाई। मॉन्स्टर घुटनों पर गिर गया। लेवल बढ़ने से प्रोटैगनिस्ट चमक उठा। मुस्कुराते हुए लड़के ने कहा कि ये उससे कमजोर थे जितना उसने सोचा था। और फिर भी इतने सारों ने उसका ध्यान खींच लिया। लड़के के पीछे उन क्रीचर्स की ढेर सारी लाशें पड़ी थी। विप हाथ में पकड़ते हुए उसने कहा कि भारी तलवारें बस बेवकूफी लहराते हैं। ग्रुप जमीन पर बैठकर बहस कर रहा था। वॉरियर ने सर उठाया और पूछा कि नए बंदे का क्या हुआ। मुंह बनाते हुए जुनोप ने कहा कि कोई खबर नहीं है तो लगता है मर गया। दोनों आदमी आपस में बहस करने लगे, जबकि लड़की डर से कांप रही थी। जैन सॉप की नजर एक तरफ घूमी। मेज की आंखें शौक से फट गई। लड़के का मुंह हैरानी से खुल गया। एक आवाज सुनकर सभी फौरन उठ खड़े हुए। जंगल की गहराई से दर्द की चीख सुनाई दी। प्रोटैगनिस्ट ने कुछ गॉब्लिन्स मारकर लेवल अप कर लिया था। लड़के ने मुंह बनाया जब सिस्टम ने बताया कि उसने स्केल्टन वॉरियर स्किल हासिल कर ली है। उसने हाथ उठाया और एक रेफरेंस बुक बुलाई। एक विशाल किताब सीधे उसके सामने अपीयर हुई। स्किल शीट हाथ में लेते हुए उसने कहा कि यकीन नहीं होता कि उसके पास पहले से ये स्किल है। जॉन, वो इमॉर्टल किंग जो अपने हाथों से मुर्दों की आर्मी कंट्रोल कर सकता था, उसके पास यही स्किल थी। हालांकि दूसरी तरफ ये स्किल परफेक्ट नहीं थी। इसकी कमजोरी फैटल साबित हुई थी, जिसने प्रोटैगनिस्ट को उसे मारने दिया था। सिर्फ वो मॉन्स्टर्स जिन्हें कैस्टर ने खुद अपने हाथों से मारा हो, उन्हें सैक्रिफाइस किया जा सकता था। इस तरह मरे हुए मॉन्स्टर्स पहले सोल्स में बदलते थे। फिर नेक्रोमांसर उन्हें स्केल्टन्स में तब्दील करता था। पत्ता फाड़ते हुए नौजवान ने कहा कि कम से कम थोड़ा वक्त बचेगा। लाशों के पास आते हुए उसने कहा कि दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करना और हंट करना आसान होगा। नौजवान ने लाश की तरफ हाथ बढ़ाया। मना ने गॉब्लिन के जिस्म को घेर लिया। थोड़ी देर बाद उसका जिस्म घुलने लगा। कुछ सेकंड्स बाद स्केल्टन उठने लगा। प्रोटैगनिस्ट ने आंखें सिकोड़ी। स्केल्टन ने जमीन पर हाथ टेका। फिर वो नौजवान के सामने खड़ा हो गया। स्केल्टन की आंखों में चमक देखते हुए यूजी ने कहा कि उसे उसकी आंखों की चमक पसंद है। इलाके में एक आवाज गूंजी। एक स्केल्टन वॉरियर ने एक गिरे हुए गॉब्लिन को खत्म किया। हीरो ने ठोड़ी रगड़ते हुए कहा कि मॉब उतना ताकतवर नहीं था जितना उसने सोचा था। वॉरियर घुमा। उसकी मैजिकल पावर बहुत कम थी। क्या यूजीन इसके बारे में कुछ कर सकता था? स्केल्टन ने सर हिलाया। आदमी ने उसके सर पर हाथ रखा। इसे प्राइमरी वेपन की तरह यूज करना मुश्किल होगा। हीरो के चेहरे पर एक साया पड़ा। उसने ध्यान से देखा और सोचा कि क्या यह सच में वही है जो वो सोच रहा है। एक पेड़ के नीचे प्लेयर्स की लाशों का बड़ा ढेर पड़ा था। उनके सड़े हुए जिस्म पपेट्स की तरह लटक रहे थे। सभी मॉन्स्टर्स में एक बात कॉमन थी। चाहे सबसे कमजोर गॉब्लिन हो या सबसे ताकतवर ड्रैगन, इंसानों को नुकसान पहुंचाने की चाहत। बदकिस्मती से ज्यादातर न्यूकमर्स इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यूजीन आगे बढ़ा और उसे एक केव दिखी। इन मॉन्स्टर्स पर रहम करने की उसके पास कोई वजह नहीं थी। अंधेरे में प्लेयर्स का एक ग्रुप आग जला रहा था। वॉरियर अपने पैरों को घूरते हुए साधारण गॉब्लिन्स को गालियां देने लगा। मेज ने अपना सर खुजाया। आर्चर ने सबको देखते हुए पूछा कि अब सब क्या करेंगे। उसके चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने साफ तौर पर इस डंजियन को कम आंका था। सफिया ने सर हिलाया और कहा कि वो इस तरह नहीं मर सकता। उसने मुंह बनाया और ऐलान किया
कि वो उन कमीने गॉब्लिन्स को माफ नहीं करेगा। अचानक वो उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया कि वो यहां नहीं मर सकते। टीम ने हैरानी से उसे देखा। प्ले ने हाथ हिलाते हुए पूछा कि बाकी सबको क्या हो गया है। मुश्किल जरूर हुई, लेकिन कोशिश करें तो अभी भी हैंडल हो सकता है। आर्चर ने आगे इशारा करते हुए कहा कि उसका मतलब वो नहीं था। बड़ा आदमी जम गया और समझने की कोशिश की। मुंह बनाए आर्चर ने आगे इशारा करते हुए उनके लीडर के सर के ऊपर किसी चीज की चेतावनी दी। सबकी हैरानी में उसके सर के ऊपर एक साइन अपीयर हुआ, लेवल इंक्रीज का ऐलान करते हुए। आदमी उसे देखता रहा। वो कॉम्बैट में भी नहीं था। क्या हो रहा था? बस इतना जानता था कि लेवल तब बढ़ता है जब टीम का कोई मेंबर लड़ता है। क्या उनका न्यूकमर अभी भी जिंदा हो सकता है? अंधेरे में कोई टॉर्च लेकर चल रहा था। जब सब सोच रहे थे, कोई अपने थके हुए पैर सेंक रहा था। यूजीन लाशों के पीछे केव में चला गया। गॉब्लिन्स की भीड़ को मारने का सबसे कारगर तरीका। वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि ये करो। उसने टॉर्च फेंकी। रोशनी का सोर्स जमीन पर गिरा। थोड़ी देर बाद धमाका हुआ। उसने जो लकड़ियां तैयार की थी वो फौरन जल उठीं। काला धुआं केव में भर गया। गॉब्लिन्स की नाकें फड़की। वो घूमने लगे। उन्होंने एक पैसेज की तरफ इशारा किया। कुछ मिनट्स बाद धुएं से उनके गले जकड़ने लगे। दो पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। कोई अंधेरे पैसेज की तरफ इशारा करता रहा और कराहता रहा। पूरी भीड़ सतर्क हो गई। वो धुएं का सोर्स ढूंढने दौड़े। इधर समनर आग की दीवार के सामने खड़ा था। लकड़ियों के ढेर की दूसरी तरफ से वार की आवाजें आने लगी। आदमी ने ध्यान से देखा। भयानक हरे क्रीचर्स डरावनी चीखों के साथ आग और लकड़ियों को धकेलते हुए निकलने लगे। हरी बाहों का ढेर दीवार के पीछे से निकल रहा था। हीरो मुस्कुराया और सुझाया कि कम से कम मरे हुए प्लेयर्स को उनके हथियारों के साथ दफना दो। लपटें बाहर निकली बाहों तक फैल गई। नए जीते जागते ईंधन से आग और बड़ी हो गई। आग बाहर जंगल तक फैल गई और डार्क वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव आदमी की क्रूरता से खुश था। थोड़ी देर बाद स्केल्टन और यूगन ने मुट्ठी भर राख को देखा। आदमी ने मुंह बनाया। आगे देखते हुए उसने कहा कि ये अजीब है। उसका हाथ विप की तरफ गया। सोचा कि कम से कम उसका चेहरा दिखाने में मदद करेगी। इसके साथ वो ताजी हवा में निकला। थोड़ा अनकंफर्टेबल था और शक हुआ कि वो कहीं छुपा है। उसके पीछे लकड़ियों के ढेर से एक आवाज आई। स्केल्टन वॉरियर सोर्स ढूंढने घुमा। केव एक दहाड़ के साथ ढहने लगी। स्केल्टन ने डर से देखा जो उसके सामने अपीयर हुआ। एक विशाल गॉब्लिन ने भाप छोड़ी। उसके पीछे ओनर ने विप खोलते हुए कहा कि उसे इस जगह से थकान होने लगी है। उसने मुंह बनाया और बॉस का शुक्रिया अदा किया कि वो आ गया। गॉब्लिन बॉस ने उसे घूरा। उसने अपने दांत पीसे। उसने अपना क्लब उठाया। गिल्ड के दखल देने से पहले इस डंजन में लाखों न्यूकमर्स मारे जा चुके थे। सब इसी मॉन्स्टर की वजह से। उसका हाथ मैजिक कास्ट करने लगा। पहले लेवल के गॉब्लिन्स वाले डंजन में हिडन गॉब्लिन किंग से मुलाकात मौत से मिलने के बराबर थी। विप में मैजिक भर गई। आदमी ने उसे घुमाया। अब उसके हाथ में तलवार थी। हीरो का कोई इरादा नहीं था कि इस मॉन्स्टर को और जाने लेने दे। स्केल्टन ने हैरानी से अपने मास्टर के नए हथियार को देखा। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। यूगन ने उसे देखा। स्केल्टन पागलों की तरह खड़ा था। बाहें हल्की हिल रही थी, लड़ाई के लिए बेताब। वो आगे देख रहा था, लेकिन जब अपने मास्टर की तरफ घुमा तो उसकी आंखों की खोखली जगहों में हल्की रोशनी जल उठी। समनर ने गर्व से मुस्कुराया। स्केल्टन की नजर साफ तौर पर बदल गई। कुछ सोचने के बाद हीरो दीवार से टिक गया। उसने स्केल्टन को अपनी तलवार दे दी। बॉस मुस्कुराया और गुर्राया। स्केल्टन ने एक छोटा कदम लिया। थोड़ी देर बाद वो झपटा। गॉब्लिन चौंका। छोटा वॉरियर उसकी तरफ दौड़ा आ रहा था। वो पीछे हटने लगा। उसके पैर अनिश्चितता से पीछे जा रहे थे। वॉरियर तेजी से उनके पीछे था। उसने टेंडेंस पर स्लैश का वार किया। यूगन ने हैरानी से देखा। आग के बीच एक विशाल डंजन बॉस की याद उसके जहन में आई। पार्टी ने हॉरर से उसे देखा। पूछा कि उसे कैसे मारेंगे। यूगन आर्मोर पहने आगे चला और कहा कि पैरों पर अटैक करो। उसने तलवार खींची और कहा कि अगर उसे गिरा दिया तो जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे। फिर उसने आगे देखा। पहले वार में उसने बड़े क्रीचर का पैर काट दिया। पहले पैर के बाद वॉरियर दूसरे पर चला गया। हीरो हैरानी से जम गया। स्केल्टन वापस फ्रंट लाइन पर आ गया। वो थोड़ी देर रुका और फिर एक तरफ दौड़ा। आर्क बनाते हुए वो मॉन्स्टर के चारों तरफ घुमा ताकि फिर से उसके पीछे पहुंच सके। यूगन की आंखें फट गई।
वो सैकड़ों में भी अपने वॉरियर की स्टाइल पहचान लेता। उसकी स्टाइल बिल्कुल उसी जैसी थी। और उसी पल स्केल्टन ने अपनी तलवार गॉब्लिन के सर में घुसा दी। आदमी ने होंठ रगड़े। स्केल्टल सर्वेंट की लड़ने की काबिलियत। वो जानता था कि इसकी ताकत उसे प्रभावित करेगी। वो मुस्कुराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सर्वेंट उसकी स्टाइल कॉपी कर सकता है। स्केल्टन ने तलवार वापस अपने मास्टर को दे दी। पास्ट में वापस जाने से पहले वो लगभग कोई भी हथियार हैंडल कर सकता था। और गिल्ड में भी बस कुछ ही लोग थे जो उससे 1-on-1 लड़ सकते थे। स्केल्टन ने हीरो को कंफ्यूजन से देखा। उसकी आंखों की खोखली जगहों में रोशनी चमकी। और जेंटलमैन ने फैसला किया कि उसे अपना प्लान फिर से सोचना होगा। उसके चेहरे पर नीली रोशनी पड़ी। सिस्टम विंडो अपीयर हुई। डार्क वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव ने उसकी उपलब्धियों की तारीफ की और उसकी मेहनत के इनाम में उसे एक लेजेंडरी स्किल पेज भेजा। आदमी ने पेज लिया और मुस्कुराते हुए उसे देखा। एक गार्ड टावर के किनारे दौड़ा और चिल्लाया कि डंजन क्लियर हो गया। मैनेजर अपनी मेज से उछलकर ट्रेलर से बाहर भागा। उसके चारों तरफ सब कुछ नीले रंग में नहाया हुआ था। उसकी आंखें फट गई। एक बड़ा पोर्टल खुल गया था और एक छोटी स्क्वाड निकल रही थी। जो बिना चोट के थे वो घायलों को खींच रहे थे और प्लेयर्स वापस आ गए थे। लीडर का मुंह खुल गया। उसे समझ नहीं आया कि डंजन कैसे क्लियर हो सकता है। बस एक दिन ही हुआ था। यह कैसे मुमकिन था? एम्बुलेंस फर्स्ट एड देने लगी और मास्टर ने चिल्लाते हुए कहा कि खुशी है कि सब जिंदा वापस आए। उसने अपना चश्मा ठीक किया और पूछा कि मिस्टर वीन कहाँ है। प्लेयर्स अचानक चुप हो गए। बॉस पसीने में डूब गया। दिमाग में एक अंदाजा पहले से बन रहा था। वो अचानक घुमा और एक गार्ड ने अनाउंस किया कि कोई और भी निकल रहा है। प्लेयर्स उसके साथ घूम गए। हीरो हाथ जेबों में डाले पोर्टल से निकला। ज्यून जम गया। उसे वहां देखने की उम्मीद नहीं थी। एपिक अंदाज से समनर चला गया और पोर्टल ढह गया। बॉस उसके पीछे दौड़ा और रुकने को कहा। सी ने उस पर उंगली उठाई। समझ नहीं आया कि उसने डंजन क्लियर करने के लिए क्या गंदे तरीके यूज किए। विन गिल्ड लीडर से बात करने लगा। बड़े आदमी ने उसे घूरा। दिमाग गालियों से भरा था। उसने समनर को देखा और पूछा कि वो कौन है। प्लेट एक्सेस के बारे में अखबार पूरी दुनिया में उड़ रहे थे। छत पर लगी विशाल स्क्रीन्स पर एक रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट हो रही थी। स्क्रीन पर अनाउंसर ने कहा कि सजुआन ने फिर से दुनिया बचाई। आदमी ने अपने कमरे में टेलीविजन देखा, गुस्से से दांत पीसते हुए। उसने मेज पर मुक्का मारा और कहा कि सारी न्यूज बस उन कमीनों के बारे में है। जू ने सर झुकाते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें ऐसे कमीनों की तरह दिखाया जो सब कुछ पैसों के लिए करते हैं। मुस्कुराते हुए आदमी ने कहा कि यह पहली बार नहीं था। और डंजन में क्या हुआ? खैर, सर घुमाते हुए जुनप ने कहा कि वीन की वजह से वो लगभग मर गए। अपने माथे पर उंगली उठाते हुए उसने कहा कि सब उस न्यूबी की वजह से हुआ। एक भौं उठाते हुए आदमी ने पूछा कि क्या इसका मतलब अफवाहें सच थी? आंखों पर हाथ ढकते हुए जून ने समझाया कि रुकी उनके साथ ज्वाइन हुआ था। नए आइटम्स के लिए इतना बेताब था कि गॉब्लिन्स की भीड़ में घुस गया। एक गिलास उठाते हुए आदमी ने कहा कि वो उसे बचाने के लिए पीछे दौड़ा। जब उसके साथी ने प्रोटेस्ट करते हुए चिल्लाया तो जुनप ने कहा कि उसे लगा जैसे वो किसी चीज में कदम रख दिया। प्रोटैगनिस्ट ने बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने ठोड़ी रगड़ते हुए कहा कि उसे सिगवान से उस तरह नहीं मिलना चाहिए जैसे पहले मिला था। रुकते हुए उसने कहा कि सिगवान को इंटरेस्टेड करने के लिए उसे ज्यादा ताकतवर बनना होगा। लड़के के सामने एक दीवार थी जो ढेर सारी फोटो से भरी थी। सब आपस में जुड़ी हुई थी। एक शीट उठाते हुए उसने कहा कि उसे अपनी जिंदगी के सबसे भूले हुए कोने से शुरू करना चाहिए। इवेंट्स हमें गिल्ड हेडक्वार्टर्स पर ले जाते हैं। गिल्ड बॉस के पास खड़े एक आदमी ने प्रोटैगनिस्ट से कहा कि अगर वो गिल्ड में फैल रही अफवाह को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो लड़के ने जवाब दिया कि उसने कोई अफवाह नहीं सुनी और बस कुछ पैसे चाहिए। गिल्ड लीडर ने मुंह बनाते हुए पूछा कि क्या ये पैसों के बारे में है? होंठ हिलाते हुए उसने कहा कि जिंदगी अनमोल है और पैसा भी जरूरी है, लेकिन क्या उसे अपनी जान की फिक्र नहीं? अगर उसे फौरन पैसे चाहिए तो गिल्ड उधार दे सकती है। वीन ने हाथ उठाते हुए कहा कि बस एक तारीख तय करनी है, बाकी वो खुद हैंडल कर लेगा। लीडर के पीछे खड़े मैनेजर ने कहा कि वीन के बारे में अफवाहें झूठी नहीं थी। गिल्ड लीडर ने सोचने के बाद कहा कि लड़के को अपनी औकात नहीं पता। फिर उसने उस डंजन की स्टेटस के बारे में पूछा जिसमें वो एंटर करना चाहता था। ग्लासेस ठीक करते हुए मैनेजर ने समझाया कि यांगा का ग्रुप हाल ही में उस डंजन में एंटर हुआ था और वही मारा गया था।
तब से पूरे 1 महीने में किसी ने अप्लाई नहीं किया। लीडर ने घूमकर पूछा कि यांगा कौन था, और सबॉर्डिनेट ने जवाब दिया कि वो यिन वैंग के फैक्शन का राइजिंग स्टार था। विंडो से प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए आदमी ने समझाया कि वो एक ऐसे डंजन में एंटर करने की कोशिश कर रहा था जिसे यिन वांग के स्पेशलिस्ट ने मास्टर नहीं किया था। वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा, लेकिन वो फिर भी किसी तरह उसकी सपोर्ट करेंगे। वीन अपने हाथ में फोन देख रहा था। वो घूम गया, महसूस किया कि कोई उसकी बुराई कर रहा है। नौजवान ने चौड़ी मुस्कान दी और कहा कि हीरो को मारने के लिए उसे विलन से दोस्ती करनी होगी। उसे फोन स्क्रीन पर यिन वैंग की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई। इवेंट्स हमें चुनचिन सिटी हॉल पर ले जाते हैं। एक वर्कर प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ा। उसने भौहें उठाते हुए पूछा कि क्या वो सच में अकेला आया है। वुजेने को मुंह बनाते देखकर वर्कर ने सोचा कि शायद वो पैसों का लालच होने की वजह से पार्टनर्स नहीं ढूंढ पाया। एक तरफ इशारा करते हुए वर्कर ने कहा कि उन्हें सीधे डंजन की तरफ जाना चाहिए। आदमी ने मुंह बनाया, सोचा कि इस साइको के बारे में उसे कितनी चिंता हो रही है। पोर्टल तेज चमक के साथ जला, दूसरी दुनिया का रास्ता दिखाते हुए प्रोटैगनिस्ट डंजन में पहुंच गया। सिस्टम स्क्रीन देखते हुए उसने मन में कहा कि अकेले जाने पर उसके लेवल से डंजन क्लियर करना नामुमकिन है। नौजवान ने अपनी तलवार बुलाई और कहा कि अगर वो ओआरसी को स्केल्टन वॉरियर की तरह यूज कर सके तो सब कुछ बदल जाएगा। फौरन ओआरसी उसके पीछे अपीयर हुआ। नौजवान की भौहें सिकुड़ गई। वो ओआरसी की टांगों के बीच से निकल गया। उसका हाथ घुमा। नौजवान ने मॉन्स्टर की टांगों पर स्लैश किया। युगन ने मुंह बनाया। ओआरसी की टांग पर बस एक छोटा जख्म था। वो एक साधारण मॉन्स्टर था, लेकिन उसकी चमड़ी मोटी थी। मॉन्स्टर ने अपना क्लब जमीन से उठाया। प्रोटैगनिस्ट ने मन में हंसते हुए ऐलान किया कि इतनी ताकत से तो एक ही वार में मर जाएगा। उसने तलवार घुमाई और कहा कि अगर वो स्केल्टन समन कर सका तो अकेले डंजन क्लियर करने का चांस मिलेगा। लड़का हिलने लगा। ओआरसी ने नीचे देखा। प्रोटैगनिस्ट को वार डॉज करना पड़ा। एक टुकड़े ने उसे छुआ, जख्म छोड़ते हुए। लड़का पीछे कूदा। उसका पैर जमीन पर फिसला। यूजीन दुश्मन के पीछे चला गया। उसकी नजर खरोंच पर टिकी थी। लड़के ने टांग पर वार किया। फिर वो मॉन्स्टर की पिंडलियों के चारों तरफ वार करने लगा। ओआरसी हिला नहीं। लड़के की मूवमेंट्स के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा था। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा पीछे दौड़ा। ओआरसी का जिस्म कांपा। जख्मों से खून बहने लगा। यूजीन उसके पास आने लगा। जानवर ने सर उठाया और गुर्राया। तलवार उठाते हुए लड़के ने कहा कि बिना टांगों का जानवर अब डरावना नहीं रहा। खून जमीन पर फैलने लगा। इवेंट्स हमें रियल वर्ल्ड पर ले जाते हैं। 2 आदमी एक दूसरे के सामने सोफास पर बैठे थे। सुचिन ने हंसते हुए कहा कि ये चीज इंटरेस्टिंग है। चाइना ने हाथ उठाते हुए पूछा कि वो उसे क्या घूर रहा है। आदमी मुस्कुराया। उसने डॉक्यूमेंट्स मेज पर रखे और इशारा किया कि देख ले। नौजवान ने नीचे देखा। उसने युगन की रिपोर्ट उठाई। चाइना ने होंठ हिलाते हुए कहा कि ये एक न्यूकमर है जो हाल ही में जागा था और अकेले डंजन क्लियर कर चुका था। ब्रोकर ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा कि वो अभी दूसरी केव में एंटर किया है और इस बार शुरू से ही अकेला है। रिपोर्ट की तरफ इशारा करते हुए चाइना ने कहा कि उसे भी पहले मुश्किल हुई थी। क्या वो सच में उसे बताना चाहता है कि उसने अनजान सोर्स के किसी कागज पर भरोसा किया? सेक्रेटरी ऑफिस में दाखिल हुई। चाइना चौंक गया जब उसने पूछा कि क्या उसकी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है। उसकी प्यूपिल्स अचानक हिले। सर घुमाते हुए उसने कहा कि उसे लगा सब कुछ बहुत परफेक्ट था क्योंकि उसे इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिली। कॉफी की ट्रे मेज पर रखते हुए उसने कहा कि ये उसका काम है। कॉफी पीते हुए आदमी ने ऐलान किया कि इंफॉर्मेशन 100% एक्यूरेट है। सिन ने छोड़े हुए ड्रिप बैग्स देखकर ठहर गया। उन पर उंगली उठाते हुए गुस्से से चिल्लाया कि उसने पहले ही कह दिया था कि इंस्टेंट कॉफी मत लाओ। लड़की ने चुपचाप अपना ड्रिंक सिप किया। फिर उसने आंखें खोली। ड्रिप बैग्स की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि यह पिछले हफ्ते फीनिक्स गिल्ड के साथ मीटिंग में बची हुई कॉफी है और यह रिपोर्ट अखबार के पीछे तैयार की गई थी। आदमी मुस्कुराया और बोला कि इंस्टेंट कॉफी सबसे बढ़िया है। बुद्धा की तरफ बीमिंग करते हुए उसने कहा कि अगर सेक्रेटरी ली पर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया में किसी पर नहीं कर सकते। चाइना अपने साथी की कंजूसी देखकर हैरान था। उसने आंखें सिकोड़ी। समझ गया कि ब्रोकर इतनी कम उम्र में गंजा क्यों हो गया। जल्द ही गिलास खाली हो गया। हाथ उठाते हुए सुजोंग ने पूछा कि खरीदारी कैसी चल रही है। लड़की ने होंठ हिलाते हुए कहा कि कुछ अच्छे डंजियंस हैं, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। चाइना ने मुंह बनाते हुए पूछा कि क्या हाल ही में खरीदे हुए डंजियंस में से कोई नहीं बचा।
ब्रोकर की आंखें चमकी और उसने कहा कि अगर वो डंजियंस जाने लगे तो काफी नहीं होंगे। खुद पर उंगली उठाते हुए लड़के ने चिल्लाया कि वो कल ही डंजियन से वापस आया है। हाथ हिलाते हुए आदमी ने कहा कि जो इंसान बहुत ज्यादा आराम करे वो जल्द ही आलसी हो जाता है। उसके जैसे वर्कहोलिक्स को बीमारी होने का खतरा रहता है। सेडन ने आह भरी। ओआरसी ने मुंह खोला और दहाड़ा। स्केलेटल वॉरियर उसके वार से टूट गया। हड्डियां जमीन पर गिर गई। प्रोटैगनिस्ट लाश पर बैठते हुए बोला कि उसकी स्किल लेवल कम होने की वजह से ड्यूरेबिलिटी काफी कमजोर थी। वो लाश से कूदा। मुस्कुराते हुए लड़के ने कहा कि जॉन ने एक बार उसे कुछ बताया था। मना लड़के के हाथ में इकट्ठा होने लगा। ओआरसी रुका और मुंह बनाया। स्केलेटन का हाथ फ्लेश से फटकर निकला। स्केलेटन का मुंह खुल गया। एक विशाल जाइंट लड़के के पीछे खड़ा था। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि जब तक उसकी मैजिकल पावर इजाजत दे, इस बैटलफील्ड पर गिरे हुए हर शिकार के बराबर उसके पास स्केलेटन वॉरियर्स होंगे। प्रोटैगनिस्ट के पीछे लाशें पड़ी थी। मॉन्स्टर्स खुद स्टन थे, शौक से मुंह खुले हुए थे। पूरे डंजन में लड़ाई की आवाजें गूंज रही थी। नौजवान ने सिस्टम विंडो खोला। कई लेवल अप नोटिफिकेशंस मिले। थोड़ी रगड़ते हुए उसने कहा कि साधारण ऑक से लड़ना बंद करके ओआरसी हंटर ढूंढना चाहिए। इलाके का मैप बनाते हुए उसने कहा कि एक अकेले हंटर की तरह उसे लगा वो एक पैक लीड करता होगा, लेकिन वो ग्रुप से नहीं लगता। नौजवान ने मुंह बनाया। स्केलेटन उसके पास बैठ गया। लड़के ने स्केलेटन को देखते हुए पूछा कि क्या उसे कुछ पता है। लकड़ी का एक टुकड़ा अपने सर से लगाते हुए उसने कहा कि ओआरसी हंटर बस एक ही जगह हो सकता है। उठते हुए उसने कहा कि अगर वो उस जगह है तो वहां उसके काम का कोई मॉन्स्टर नहीं होगा जिसे वो सैक्रिफाइस के लिए यूज कर सके। स्केलेटन के सर पर मारते हुए लड़के ने कहा कि उसके पास बस यही एक दोस्त है। जाते हुए यूजी ने कहा कि उसे कुछ बेहतर सोचना होगा। क्रोज मॉन्स्टर के स्केलेटन पर उतरे। ओआरसी ने मुंह खोला और दहाड़ा। पंछी फौरन उड़ गए। ओआरसी अपने साथी की लाश खींच रहा था। जख्मों से खून बह रहा था। ओआरसी हंटर के पीछे खून का निशान छूट रहा था। ओआरसी पत्थरों के बीच पड़ी मॉन्स्टर की लाश के पास बैठ गया। मॉन्स्टर ने अपने नुकीले दांतों से गोश्त का एक टुकड़ा नोचा। प्रोटैगनिस्ट पास में उसके पीछे छुपा था। यूजीन एक चट्टान के पीछे से झांका और चारों तरफ देखा। वो थामते हुए लड़के ने महसूस किया कि डंजन बॉस बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर था और बिना तैयारी के उससे भिड़ना बेवकूफी होगी। एरो की नोक पॉइजन ब्लड में डूबी थी और नौजवान ने फैसला किया कि इससे दुश्मन को छेदेगा। प्ले ने सर घुमाया और देखा कि सामने एक स्केलेटन खड़ा है। वो अनडेड क्रीचर हाथ में हथियार लेकर आगे बढ़ा। मॉन्स्टर ने अपने खाने से नजर उठाई और दांत दिखाए। चीफ्टन घुमा और दौड़ा। अनडेड उसकी तरफ दौड़ा। स्केलेटन ने तलवार घुमाई। बॉस ने उसका वार रोक लिया। ओआरसी ने गुस्से से मुंह बनाया। मॉन्स्टर ने दुश्मन के कंधे में दांत गाड़ दिए। आर्चर ने उस पर हथियार तान दिया। सोचा कि उन चमकती आंखों से बता सकता था कि ये ओआरसी हंटर है। प्रोटैगनिस्ट ने बो स्ट्रिंग खींची और महसूस किया कि मोटी चमड़ी की वजह से उसे सिर्फ एक कमजोर जगह निशाना लगाना होगा। यूगन ने आगे एरो चलाया। प्रोजेक्टाइल सीधे अपने निशाने पर गया। मॉन्स्टर ने आगे देखा और उसे नोटिस किया। चीफ्टन की लाल आंखें फट गई। वार ने उसे पीछे धकेल दिया। हालांकि बॉस अपने पैरों पर खड़ा रहा। ओआरसी ने जमीन पर हाथ टेककर खुद को संभाला। उसने अपनी आंख में से निकला एरो पकड़ा। वो जमीन पर गिरा। चारों तरफ खून छिटका। मॉन्स्टर ने मुंह चौड़ा खोला और भारी सांसें लेने लगा। सिस्टम ने सिग्नल दिया कि पॉइजन ने असर कर दिया। लड़के ने वो नीचे किया और याद किया कि इंपैक्ट का पॉइंट जितना कमजोर हो, पॉइजन उतनी तेजी से फैलता है। मॉन्स्टर ने दहाड़ते हुए बेरमी से दांत दिखाए। नौजवान ने मुस्कुराते हुए हंसा। सिस्टम ने बताया कि दुश्मन की हेल्थ अब धीरे धीरे घटती रहेगी। चीफ्टन ने आंखें घुमाई। बॉस घुटनों पर गिरा, लेकिन पॉइजनस ब्लड स्किल के दूसरे लेवल ने फैटल आउटकम का चांस नहीं बढ़ाया। ओआरसी ने अपना सर पकड़ लिया। स्केलेटन ने तलवार घुमाई और प्लेयर ने फैसला किया कि ये असर काफी है। आखिर में मरा हुआ मॉन्स्टर दोबारा जिंदा की गई लाश के सामने जमीन पर गिर गया। हवा में एक नोटिफिकेशन अपीयर हुई। प्लेयर को बताया कि डंजन क्लियर हो गया और उनका लेवल बढ़ गया। लाशों के ढेर के पास आते हुए आर्चर ने नतीजा निकाला कि मॉन्स्टर ने अपने रास्ते में सब कुछ खा लिया था और पूछा कि क्या यांग वैंग, पार्टी का एक मेंबर, अभी भी अंदर है। हड्डियां उसके पैरों पर लुढ़की। प्रोटैगनिस्ट ने नीचे देखा और कुछ नोटिस किया। लाशों के बीच टूटी हुई पसलियों वाला एक स्केलेटन पड़ा था।
वी ने उसे छुआ और महसूस किया कि ये जाम ओआरसी नहीं दे सकता था। लड़का घुटनों पर झुका और उसे लगा कि आदमी पर पीछे से हमला हुआ था और उसका दुश्मन कोई था जो डंजियंस में मारने का आदी था। एक फीनिक्स सिंबल दिखा और यह साफ नहीं था कि यह जानबूझकर की गई हत्या थी। लेकिन अगर ये यांग वैंग के ग्रुप के मेंबर्स थे तो पैसा और आइटम्स किसी को इतनी दूर तक जाने की वजह हो सकते थे। भारी आह भरते हुए नौजवान ने सोचा कि डंजियन में उसका वक्त कम था और वो इस आदमी के निशान कैसे ढूंढेगा। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। केव में कुछ चमका और प्ले ने सोचा कि अगर इससे योंगविंग के करीब पहुंचने में मदद मिले तो अच्छा होगा। आर्चर ने आंखें सिकोड़ी और हाथ से चेहरा ढक लिया। प्रोटैगनिस्ट पत्थरों में पैसेज की तरफ बढ़ा। वीन झुका और महसूस किया कि बस एक ही इंसान गुजर सकता था। आर्मोर पहने एक स्केल्टन ने हथियार पकड़ा हुआ था। लड़के ने मुंह बनाया और नोटिस किया कि उसकी तलवार हैरानी से साफ थी और लाश खुद बाकियों जितनी डैमेज नहीं थी। चट्टान पर निशान थे और नौजवान ने अंदाजा लगाया कि आदमी अपने साथियों के मरने के बाद भाग गया था और अपनी मौत के दिन गिन रहा था। प्ले ने उसके क्लोक पर ब्रोच छुआ और फैसला किया कि यह फीनिक्स गिल्ड के लायक हरकत थी। आर्चर ने मुस्कुराते हुए सोचा कि क्या ये योंगविंग ग्रुप का राइजिंग स्टार हो सकता है। ब्रोच पर इनिशियल्स लिखे थे और प्रोटैगनिस्ट ने नतीजा निकाला कि ऐसे इंसान की कब्र के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। अचानक एक नोटबुक जमीन पर गिरी। वीन ने हैरानी से एक भौं उठाई। उसने किताब उठाई। प्ले उसे पास लाया और खोला। नौजवान ने पेजेस पलटे। शक था कि कुछ जरूरी होगा। अचानक प्ले ने सख्ती से मुंह बनाया। डायरी में लोगों की फोटोज चिपकी थी। ये यांग वैंग ग्रुप की ब्लैकलिस्ट निकली। आर्चर ने किताब बंद की और महसूस किया कि वो कितना किस्मत वाला था। नेक्रोमांसर ने चौड़ी मुस्कान दी। हैरान था कि गिफ्ट में लेजेंडरी स्किल पेज मिला। उसके हाथों में अनुबीस की आंखों की एबिलिटी डिस्क्राइब करने वाला एक कागज अपीयर हुआ। प्रोटैगनिस्ट ने आत्मविश्वास से मुंह बनाते हुए पढ़ा कि अब उसके पास मुर्दों का पास्ट देखने की एबिलिटी है। यूजी ने कागज फाड़ा और फैसला किया कि पिछली जिंदगी में जो भी मुसीबतें उसके पीछे पड़ी थी सब कुछ अब बदल गया है। अंधेरे में एक नोटिफिकेशन अपीयर हुई। यूजर को बताया कि उसने नई स्किल और लेजेंडरी एयर अचीवमेंट कमाई है। लड़के ने स्केल्टन की तरफ हाथ बढ़ाया और सोचा कि लोग मानते हैं मुर्दे बोल नहीं सकते। उसने लाश की खोपड़ी पकड़ी। प्लेयर की नीली आंखें चमकी और उसने ऐलान किया कि अब यह उसके लिए मैटर नहीं करता। एक काला धुंध उसकी नजर में छा गया। उसकी प्यूपिल्स से रोशनी निकली और सिस्टम ने स्किल एक्टिवेट की। रेंजर और लाश के बीच कनेक्शन बन गया। केव से एक तेज चमक निकली। मेमोरी में घायल सोल्जर ने हाथ बढ़ाया और मदद मांगी। आदमी ने गुस्से से दांत पीसे। वो अपने साथी से भाग गया। उसके सामने एक केव अपीयर हुई। वॉरियर ने अपना सर पकड़ लिया और सोचा कि वो मर नहीं सकता। मेमोरीज अंधेरे में सतह पर आती रहीं। वो खून से भरी थी। अजनबी ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया कि ये क्राइम्स कोई सीरियस बात नहीं है। आदमी की आंखें डर से फट गई। नाइट ने तलवार घुमाई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसके पीछे वो आदमी खड़ा था जो एक दिन फीनिक्स गिल्ड का मालिक बनेगा। यन वैंग अपनी कुर्सी पर टांगे क्रॉस करके बैठा था। काला धुआं नेक्रोमांसर की आंखों में भर गया। डार्क वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव ने तनाव से दांत पीसे। खोपड़ी जमीन पर गिर गई। प्रोटैगनिस्ट ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। वी ने आंखें सिकोड़ी और सोचा कि क्या ये किसी मुर्दे की मेमोरीज थी। स्कल को देखते हुए लड़के ने अपने दर्दनाक पास्ट पर सोचा और नतीजा निकाला कि उसने जितना चाहा था उससे ज्यादा मैजिकल पावर खर्च हो गई। थोड़ी से पसीना पोंछते हुए नौजवान ने महसूस किया कि उसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं और फैसला किया कि हासिल की गई इंफॉर्मेशन और मिली हुई लिस्ट से विलन के पास जाएगा। बिल्डिंग की खिड़कियों पर धूप की किरणें पड़ रही थी। आदमी की मुट्ठी खून से ढकी थी। एम्प्लॉय जमीन पर गिरा और विलन ने पूछा कि क्या उसने सच में किसी दूसरे आदमी को डंजियन कैप्चर करने दिया। मुंह खुले सबॉर्डिनेट ने माफी मांगी और वादा किया कि वो इसका ख्याल रखेगा। अपनी मेज पर बैठते हुए याम वैंग ने पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की और समझाया कि जो डंजियन वो क्लियर नहीं कर पाए थे उसे एक साधारण रुकी ने क्लियर कर दिया। सेक्रेटरी ने सर झुकाया और कहा कि वो फौरन काम पर लग जाएगी। गार्ड्स ने एम्प्लॉय को ऑफिस से बाहर खदेड़ा। वो आखिर तक रेजिस्ट करता रहा, एक और चांस मांगता रहा। दरवाजे बंद हो गए। अखबार पढ़ते हुए आदमी को काफी इंटरेस्टिंग लगा कि एक रुकी ने अकेले डंजियन कैप्चर कर लिया। डायरेक्टर ने अंदाजा लगाया
कि गिल्ड में उसकी बुरी रेप्यूटेशन है, और लड़की उसके पास आई और कंफर्म किया। मेमोरी में एक प्लेयर ने अकेले मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप को हैंडल किया, और औरत ने बताया कि इस प्लेयर ने पहले डंजन में अपना ग्रुप छोड़ दिया था और पूरा रिवॉर्ड खुद रख लिया था। गिल्ड लीडर ने अखबार हिलाया और ऐलान किया कि प्रॉब्लम यह है कि अगर उसकी रेप्यूटेशन इतनी बुरी है तो उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा, और वैसे भी ये न्यूकमर हमेशा अकेले नहीं चल सकता। स्काउंड्रल ने फोन दबाया और एक आवाज ने अनाउंस किया कि एक रेंजर ने मुलाकात मांगी है। मुस्कुराते हुए विलन ने हैरानी जताई कि वो खुद शेर की मांद में आ गया और कहा कि ये आदमी उसे हमेशा हैरान करता है। टैबलेट थामे एम्प्लॉय ने रिपोर्ट दिया कि सिंगल स्टोरी और रैंक डंजन के एप्लीकेशंस के हिसाब से 20 स्पॉट्स फीनिक्स गिल्ड को एलोकेट हुए हैं। हालांकि इस बार ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए। बॉस के सामने खड़े वर्कर ने जोड़ा कि 3 गिल्ड्स, जिनमें यिन वैंग भी शामिल है, अभी बाकी 20 स्पॉट्स के लिए कॉम्पीट कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट अपीयर हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि हर फैक्शन को 6 में बांटने के बाद भी 2 स्पॉट्स बचते। आदमी ने नतीजा निकाला कि यह काफी मुश्किल सिचुएशन है, और सेक्रेटरी ने एक भौं उठाते हुए जोड़ा कि यही वजह है कि अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिला। सबॉर्डिनेट ने ग्लासेस ठीक करते हुए समझाया कि यह डंजन रैंक A+ है, इसलिए रेयर आइटम्स का ड्रॉप रेट ज्यादा है, और सिर्फ एक फ्लो होने की वजह से इसकी इफेक्टिवनेस भी ज्यादा है। हाथ जोड़ते हुए डायरेक्टर ने फैसला किया कि गिल्ड्स अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी, और पूछा कि क्या उन्हें पता है डंजन में क्या हो सकता है। चेयरमैन ने अपनी टाई खींची और उनके बिहेवियर से नाराजगी जताई। बॉस ने माथा खुजाते हुए पूछा कि क्या बाकी 2 स्पॉट्स के लिए किसी ऐसे ने अप्लाई किया जो किसी फैक्शन का हिस्सा नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय ने नकारात्मक जवाब दिया। बॉस कुर्सी में पीछे झुक गया और फैसला किया कि वो उनकी चिंता समझ सकता है, क्योंकि कभी पता नहीं चलता कि क्या हो जाए। आदमी ने फोन उठाया जब एक कॉम्पिटिटर ने कॉल किया, और एम्प्लॉय ने सोचा कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में वो क्या चाहता है। डायरेक्टर की आंखें शौक से फट गई और उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है। चेयरमैन उछल कर खड़ा हो गया और प्रोटैगनिस्ट का नाम चिल्लाया। सबॉर्डिनेट ने मुंह बनाया और मन में सोचा कि इसका इससे क्या लेना देना है। बॉस ने वादा किया कि बाद में कुली को कॉल करेगा। सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या हो रहा है, और बॉस ने हाथों पर झुकते हुए समझाया कि वुजे ने बाकी फैक्शंस को बताए बिना बचे हुए 2 स्पॉट्स लेना चाहता है। आदमी ने सख्ती से मुंह बनाया और कहा कि ये न्यूकमर हमेशा अकेले जाता है, इसलिए दूसरे ग्रुप्स को ज्यादा फिक्र नहीं होगी। मैनेजर ने हैरानी से उसे देखा और पूछा कि क्या वीन फैक्शन में ज्वाइन हो गया। डायरेक्टर ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता, सजेस्ट किया कि वो बस उसे डंजन क्लियर करवाने के लिए यूज कर रहे हैं और फिर उसे हटा देंगे। एम्प्लॉय ने पूछा कि क्या दूसरी गिल्ड्स बचे हुए स्पॉट के लिए नहीं लड़ेंगी। चेयरमैन कुर्सी में धंस गया और जवाब दिया कि योंगविंग उन्हें स्पॉट दे देगा। अगर वो एक बंदा भेजे तो उन्हें बीच का काम करना होगा। बॉस ने हाथ जोड़े और उसे अमेजिंग स्ट्रैटेजिस्ट कहा, क्योंकि उसके पास एक एस था। नाराजगी से आंखें सिकोड़ते हुए बॉस ने सोचा कि कभी कभी बाद में सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए पीछे हटना बेहतर होता है, और सोचा कि इस नौजवान के साथ क्या चल रहा है। सेक्रेटरी गिल्ड लीडर के पास आई और पूछा कि उसने प्लेयर की एप्लीकेशन क्यों एक्सेप्ट की। मेज पर एक नोटबुक और एक ब्रोच पड़े थे। याम वैंग ने समझाया कि उसे यहां तक लड़ते हुए देखने में मजा आया, और ये निकला कि अच्छे बंदे ज्यादा नहीं बचे। आदमी ने मुस्कुराते हुए दावा किया कि वो उसे जब चाहे मैनिपुलेट करके हटा सकता है। पूछा कि क्या रेंजर के काम का न रहने पर उसे फेंक देना आसान नहीं होगा। 1 घंटे बाद डायरेक्टर ने नोटबुक उठाया और पूछा कि क्या उसके गेस्ट को पता है ये क्या है। सोफा पर बैठे नेक्रोमांसर ने कंफर्म किया और माना कि उसने कंटेंट्स देखे। चेयरमैन ने पूछा कि फिर वो क्यों आया। सजेस्ट किया कि न्यूकमर उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करना चाहता है। स्काउंड्रल थोड़ा मुस्कुराया। विलन ने धमकाते हुए मुंह बनाया और कहा कि ब्लैकमेल उस पर काम नहीं करेगा। बॉडीगार्ड्स प्रोटैगनिस्ट के पीछे खड़े थे, जिसने समझाया कि वो ब्लैकमेल लेकर नहीं बल्कि एक ऑफर लेकर आया है। यांग वैंग ने हैरानी से भौहें उठाई और पूछा कि इसका क्या मतलब है, जब वुजेने ने कहा कि वो सिंगल स्टोरी और रैंक डंजन में एंटर करना चाहता है। अचानक उसके चेहरे पर फिर से वो मुस्कान आ गई। गेस्ट की तरफ इशारा करते हुए आदमी हंसा और उसे फनी कहा। गिल्ड लीडर ने मुंह बनाते हुए पूछा कि क्या न्यूकमर को समझ है कि ये किस तरह का डंजन है जो उससे ये कह रहा है। सर खुजाते हुए नौजवान ने जवाब दिया कि उसे बिल्कुल समझ है, और समझाया कि ये वो डंजन है जिसके लिए फीनिक्स और मेसाया गिल्ड्स कॉम्पीट कर रही हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्पेसेस है। डायरेक्टर ने आंखें सिकोड़ी
और पूछा कि क्या वो सच में अभी भी वहां जाना चाहता है। चेयरमैन ने नोटबुक मेज पर रखी और गेस्ट को आदमी कहा। स्काउंड्रल ने अपनी इंडेक्स फिंगर उठाई और ऐलान किया कि वो उसकी ऑफर बस एक कंडीशन पर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की खिड़कियों में नीला आसमान रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेक्चर हॉल में लोग इकट्ठे हुए और प्रेजेंटेशन शुरू हुई। पोडियम पर खड़े आदमी ने अस्यूम किया कि मौजूद लोग डंजियन की रिपोर्ट के कंटेंट्स पहले से जानते हैं और अनाउंस किया कि उसमें कम से कम 1000 ऑक्स है। स्क्रीन पर ORC वॉरियर्स कॉलोनी डंजियन की डिस्क्रिप्शन अपीयर हुई, साथ में वो क्वेस्ट्स और अचीवमेंट्स जो हेरोइक डीड से कमाए जा सकते थे। नौजवान ने सर झुकाया। दीवार के पास खड़े प्लेयर ने याद किया कि पिछले रेज में आधे से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं बचे थे। स्पेक्टेटर्स ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। वहां बस हर गिल्ड के एलीट रिप्रेजेंटेटिव्स ही इकट्ठे थे। रेंजर ने थोड़ी खुजाई और फैसला किया कि यह नतीजा निकालना नामुमकिन था कि ये सारी मौतें सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ने की वजह से हुई थी। स्पॉटलाइट स्पीकर पर पड़ी, एक बात जिसे नेक्रोमांसर को एविडेंस की कमी की वजह से इग्नोर करना पड़ा। डार्क वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव ने मुंह बनाया और महसूस किया कि ज्यादा चांस था कि हत्यारे दूसरे लोग थे, क्योंकि ये राइवल्स को खत्म करने और आइटम्स चुराने का अच्छा मौका होता। प्रोटैगनिस्ट एग्जिट की तरफ बढ़ा। ऑक्स फार्म के चारों तरफ नीले पार्टिकल्स चमक रहे थे। बॉस को मारने का रिवॉर्ड। आखिरकार ये मेसाया गिल्ड को उनके बड़े योगदान के लिए सौंप दिया गया था। वीन को उस वक्त इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब ये उसे अजीब लग रहा था। सुजुआन ने ट्रॉफी अपने हाथों में पकड़ी और लड़के ने अस्यूम किया कि वो पहले से करप्शन में शामिल था। नौजवान ऑडिटोरियम से निकला। हॉल से गुजरते हुए प्लेयर ने सोचा कि भले ही ये आदमी इस घटना के पीछे था, फिर भी एक पॉसिबिलिटी थी कि मेसाया गिल्ड का इससे कोई लेना देना नहीं। आंखें सिकोड़ते हुए रेंजर ने अंदाजा लगाया कि उन्होंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में स्पाइस लगाए और अपनी मेमोरीज के हिसाब से उनके अगले कदम का अंदाजा लगाने की कोशिश की। नेक्रोमांसर यूनिवर्सिटी एग्जिट के पास आया। पोर्टल पर एक भीड़ जमा थी। सेलिब्रिटीज उन जर्नलिस्ट्स को हैंड वेव कर रहे थे जो उन्हें फिल्म कर रहे थे। मेसाया गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फीनिक्स गिल्ड के मेंबर्स ने आत्मविश्वास से आगे देखा। गिल्ड लीडर लेव ने बाहें बांध ली। स्कल गिल्ड के मेंबर्स ने काले मास्क पहने हुए थे। डार्क वर्ल्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव पास में हाथ जेबों में डाले खड़ा था। प्रोटैगनिस्ट गेट की तरफ आगे बढ़ा। यूजी ने हुड उतारी और ORC का फोंग स्काउंड्रल के हाथ से छीनने की कोशिश की। जंगल में एनर्जी का एक तेज धमाका गूंजा। एक लड़की भीड़ में खो गई और पूछा कि उनकी गिल्ड कहाँ है। उसका साथी भड़का कि इतने लोगों की वजह से उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। एक आदमी ने हाथ उठाया और मेसाया मेंबर्स को लाइन में खड़े होने का हुक्म दिया। कुछ लोगों का एक ग्रुप आगे बढ़ा। वॉरियर ने हैरानी से भौहें उठाई और ऐलान किया कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से यही उम्मीद थी। उसके दोस्त ने कहा कि इनकी तारीफ होती है तो वजह है। फीनिक्स कमांडर ने तलवार कंधे पर रखी और समझाया कि पहले होने का कोई मतलब नहीं। जब हजारों ऑक्स उनका इंतजार कर रहे थे, जंगल से सीधे रेडर्स की तरफ एक मॉन्स्टर निकला। कोई फौरन उसकी तरफ बढ़ा। टैंक ने आत्मविश्वास से मुंह बनाया और ऐलान किया कि मेसाया इसे हैंडल करेगा। नाइट ने अपनी शील्ड जमीन पर मारी और अपनी टॉन्ट स्किल यूज की। मॉन्स्टर फौरन घूम गया। ORC आगे दौड़ा और अपनी बाह घुमाई। उसकी मुट्ठी स्टील शील्ड पर जा लगी। डिफेंडर खड़ा रहा, लेकिन दुश्मन उसे और आगे धकेलता रहा। मॉन्स्टर ने गुस्से से दांत दिखाए। वॉरियर ने धमकाते हुए घूरा और पूछा कि बस इतना ही। विजर्ड ने हाथ उठाया और स्पेल कास्ट किया। जमीन से पेड़ की जड़ें फटकर निकली और मॉन्स्टर को लपेट लिया। पैलेडिन के चारों तरफ हल्के रंग के चमकते पार्टिकल्स आ गए। ORC ने गुस्से से जबड़ा खोला, अपनी गर्दन के चारों तरफ लिपटी बेलों से निकलने की कोशिश करते हुए। उसकी बैटल क्राई पूरे जंगल में गूंजी। प्लेयर के पैरों तले जमीन कांपी। सोल्जर की आंखें डर से फट गई और पूछा कि ये क्या है। कैप्टन ने आगे इशारा करते हुए चिल्लाया कि वहां कुछ है। रेड मेंबर्स ने फौरन उस अंधेरे जंगल में देखा जहां से डरावनी आवाजें आ रही थी। वॉरियर ने तनाव से तलवार उठाई। झाड़ियों से मॉन्स्टर्स की पूरी ट्राइब निकल पड़ी। एक मॉन्स्टर ने दुश्मन पर वार करने के लिए मुट्ठी उठाई। खून हवा में उड़ा। स्वॉर्ड्समैन ने दुश्मन की बाह पर जोरदार वार किया। हालांकि ऑक्स ने आसानी से डिफेंसेस तोड़ दिए, रास्ते में आने वाले लोगों को काटते हुए। अचानक सीधे उनके नीचे से पत्थर के खंभे निकले, उन्हें हवा में उठाते हुए। मेजर्स ने हाथ उठाए और स्पेल्स कास्ट करते रहे। फोरफ्रंट पर हीरोज लड़ाई में कूद पड़े। नाइट्स आगे दौड़े
हथियार लहराते हुए रेड मेंबर्स ने जोरदार मुकाबला किया। इधर प्रोटैगनिस्ट एक पेड़ पर चढ़ गया और कंफर्म किया कि कोई उसकी गैरहाजिरी नोटिस नहीं करेगा। यूजीन ने मुस्कुराते हुए फैसला किया कि अब उसकी बारी है। ऊपर से लड़ाई देखते हुए उसने सोचा कि दुश्मन वॉरियर्स को इतना पीछे नहीं धकेल पाएगा। नौजवान डाल से कूदा और सिचुएशन का फायदा उठाकर ओआरसी वॉरियर की लोकेशन पता करना चाहता था। प्लेयर आगे दौड़ा और महसूस किया कि क्वेस्ट में 1000 मॉन्स्टर्स और उनके लीडर को खत्म करना जरूरी था। तो गिल्ड्स पहले दुश्मन की तादाद कम करने की कोशिश करेंगी ताकि बाद में नुकसान कम हो। डाल से डाल पर कूदते हुए रेंजर ने अस्यूम किया कि बाकी मॉन्स्टर्स के खत्म होने के बाद फाइटर्स बॉस ढूंढना शुरू करेंगे। नेक्रोमांसर की भौहें आत्मविश्वास से सिकुड़ गई और महसूस किया कि उससे पहले उसे ओआरसी वॉरियर का फॉर्म हासिल करना होगा। जंगल के ऊपर पूरा चांद चमक रहा था। मॉन्स्टर्स चट्टानों के बीच इकट्ठे हो गए। उनके लीडर की आंखें जल उठीं।